हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस माइनस। कैसे हैं आप लोग? आज एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है। एक बहुत लंबा ब्रेक आ गया था। तो लास्ट क्लास जब हमने ली थी तो उसमें हम जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सेकेंड हाँ जी। तो हम जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ कर रहे थे। लास्ट क्लास में लास्ट दो क्लासेस हमने मनी एंड बैंकिंग पे ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए थे, मनी से रिलेटेड भी और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी। तो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम नाबार्ड के ऊपर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 में जितने भी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स हुए आप उठा के देखोगे, पीजीटी में स्पेशली, टीजीटी में काफ़ी पूछा जाता है। नाबार्ड से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही। जो जनरल है, करंट भी पूछ लिया जाता है, वरना स्टैटिक तो इसके काफ़ी सारे हैं जो, और क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाबार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पहले मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ एमसीक्यू, ठीक है एमसीक्यू हम पढ़ते हैं, हमें याद रह जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज से, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की एक स्टैब्लिश्ड एजेंसी है। तो कब स्टैब्लिश हुई, क्या कारण रहा इसके पीछे कि क्यों स्टैब्लिश हुई, जिससे हमें हमारे कंट्री के बारे में और नॉलेज ही मिलती है। हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर पढ़ना चाहिए कि क्या रीजंस रहे कि जिसकी वजह से इस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया। आपको और एक बेटर पिक्चर मिलती है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले यही देखते हैं कि क्या रीजंस रहे कि इस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया, क्या इसका मेन पर्पस है, क्या एम है, कब स्टैब्लिश हुई, किसके कंट्रोल में है, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। सो सबसे पहले आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, हम सबको पता है, 1963 में 1963 में इसने एक एजेंसी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन। एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन 1963 में ये आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश करी गई। अब देखो, नाम में ही एग्रीकल्चरल आ रहा है और रीफाइनेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि पर हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है हमारी कंट्री का। उस टाइम पे तो रिलाई ही इसी पे किया जाता था, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई ही इसी पे करती थी। तो इस एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया कि और बेटर तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जा सके। जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस पर्टिकुलर एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो आएंगे, उनको हम लोन देंगे, फिर वो लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर और बेटर तरीके से डेवलप हो सकता है। इतना क्लियर है? फिर ये तो 1963 की बात है जब ये वाली कॉरपोरेशन स्टैब्लिश हुई। 1975 में जाके आरबीआई ने क्या किया, इस कॉरपोरेशन को रीनेम कर दिया विद एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पहले सिर्फ रीफाइनेंस कॉरपोरेशन थी, फिर उन्होंने एक डेवलपमेंट वर्ड और ऐड कर दिया, मतलब फोकस को और बहुत स्पेसिफिक कर दिया एग्रीकल्चरल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, उसको सुपरवाइज करना, प्रमोट करना एंड एवरीथिंग। 1982 इसके बाद आया। 1982 में नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था। तो 1982 में हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। और उसने क्या किया, इस एआरडीसी को रिप्लेस कर लिया। अब एआरडीसी की जगह क्या बन गया था, नाबार्ड बन गया था, ठीक है। इसका जो मेन एम था नाबार्ड को स्टैब्लिश करने का, वो एक्चुअली दो थे। दोनों इंटरलिंक्ड ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, बट दोनों मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो अलग अलग ही लिखे जाते हैं, और जब एमसीक्यू आता है तो वो अलग अलग भी काफी बार मेंशन कर देते हैं। जो दो एम थे, अगर वो दो एम आप याद कर लोगे, आपको आधा तो नाबार्ड का रोल क्या है वो क्लियर हो जाएगा। पहला एम तो ये था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे डेवलप करना है। और दूसरा रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एरिया है उसे डेवलप करना है। अब हम आधे लोग तो यही समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, नहीं।
जो रूरल सेक्टर है उसमें नॉन फार्म भी आते हैं। काफी वहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो विलेज में स्टैब्लिश होती है, जो कि नॉन फार्म है। तो रूरल में वो भी आएगा और एग्रीकल्चर भी। मतलब जब नाबार्ड आया तो उसका फोकस, एआरडीसी तक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था, लेकिन जब नाबार्ड को स्टैब्लिश इसी नज़र से किया गया था कि अब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस नहीं है, ब्रॉड करना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें नॉन फार्म इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है। इतना क्लियर हो गया ना? तो इस मोटिव के साथ, इस एम के साथ नाबार्ड को 1982 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके अपार्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नाबार्ड है वो रेगुलेटर है कोऑपरेटिव बैंक्स का और आरआरबी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैंने क्वेश्चन नहीं डाला था इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट डाल दिया कि जो नाबार्ड है वो रेगुलेटर है। पूछा जाता है कि कौन से बैंक्स का रेगुलेटर है, आपको ऑप्शन में बैंक्स गिवन होते हैं, तो वो दो हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा आरआरबी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाबार्ड से जुड़ा हुआ, वो ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी ये होता क्या है, इनके डेवलपमेंट में भी नाबार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड, बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली पुअर वुमेन होती हैं, बाकी नॉर्मल ग्रुप होते हैं जिनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड थोड़ा सा सिमिलर होता है तो इनके डेवलपमेंट में भी नाबार्ड का अच्छा खासा रोल है। नाबार्ड एम करता है कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। इतना क्लियर है? तो अब आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर तो नाबार्ड की क्लियर हो गई होगी कि किस फोकस एम के साथ नाबार्ड को, किस मोटिव के साथ नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया, उसका मेन पर्पस क्या है। दो ही पर्पस है, मैं दोबारा बता देती हूँ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल एरिया डेवलपमेंट, जिसमें क्या इंक्लूडेड होता है, नॉन फार्म। क्लियर? तो चलिए अब इसके साथ एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करके रखो, कभी हमसे ये भी पूछ ली जाती है और बहुत लोगों को नहीं पता होती। दे नो अबाउट नाबार्ड बट दे डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, तो विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? कि कब स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन देखो, 82, 91, 87, 75। तो ये मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, इसका आंसर हमें क्लियर भी है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। नाबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था। अगर यहाँ ऑप्शन में 1981 ये हमें दे देते ना तो कंफ्यूजन हो जाती। क्यों? क्योंकि जो नाबार्ड है वो, ये तो चलो हमें क्लियर है कि 1982 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन किस एक्ट के तहत ये स्टैब्लिश हुआ था? विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। तो ये एक्ट 1981 का है, बट जो नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था वो 1982 में हुआ, और एक्ट कौन सा है? 1981 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद, नाबार्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। रेलवेज तो हटा दो, रेलवे से तो कोई कोई लिंक नहीं है नाबार्ड का। अर्बन से भी नहीं है, इंडस्ट्रियल से भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ नाबार्ड का जो एसोसिएशन है वो दो से है। पहला रूरल डेवलपमेंट और दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है, होता तो हम उसको भी इंक्लूड करते, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? थर्ड देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू रूरल एरियाज फॉर, कि जो मेन मुख्य उद्देश्य है नाबार्ड का वो ये है कि हमें क्रेडिट प्रोवाइड करना है रूरल एरिया में। क्यों करना है? क्या सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए करना है? नो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं। तो ऑप्शंस देखो, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, या हैंडीक्राफ्ट एंड रूरल क्राफ्ट को प्रमोट करना है, ऑल ऑफ द अबव। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी ही हमने करा है कि जो नाबार्ड है उसका जो जो वो क्रेडिट, जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज को, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नहीं करता, उसमें नॉन फार्म एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है। अगर एक गांव में कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुली है, उनको अपनी इंडस्ट्री को
डेवलप करने के लिए अगर लोन की ज़रूरत है तो वो नाबार्ड के पास जा सकते हैं। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है गांव में, उसके लिए भी जा सकते हैं। और अगर किसी गांव का कोई लोकल क्राफ्ट होता है, जिसे रूरल क्राफ्ट भी कहते हैं या हैंडीक्राफ्ट है, अगर उन्हें अपने उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन चाहिए तब भी वो नाबार्ड के पास जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है नाबार्ड के। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन होती है, या तो मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। बट नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। जो ऑफिस मेन जो हेड ऑफिस है नाबार्ड का, वो कहाँ है? मुंबई में है। इसके अबाद नाबार्ड के 31 रीजनल ऑफिसेज हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में खुले हुए हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एक स्पेशल सेल है नाबार्ड का, जो कहाँ है? श्रीनगर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड वाज सेटअप विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ, जब नाबार्ड सेटअप हुआ था तो एक इनिशियल कैपिटल लगी होगी नाबार्ड में, तो वो कितनी थी? 50 करोड़, 100 या 200? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। जब नाबार्ड सेटअप हुआ था तो इनिशियल कैपिटल उसमें लगी थी 100 करोड़ की, जो 50-50 कंट्रीब्यूट हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। क्लियर है? 100 करोड़ की कैपिटल, इनिशियल पेड अप कैपिटल या नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जिसमें से 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था, 50% आरबीआई की तरफ से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड वाज डेडिकेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी। जब नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ये नहीं पूछा गया कि उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, किस प्राइम मिनिस्टर को वो डेडिकेट किया गया था, समर्पित किया गया था। ऑप्शंस देखो, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था तो वो डेडिकेट किया गया था इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को समर्पित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज, नाबार्ड के अध्यक्ष बताना है, जो प्रेजेंटली, जो करंटली अभी अध्यक्ष हैं वो। ऑप्शंस देखो, ए उर्जित पटेल, बी अजय त्यागी, सी रजनीश कुमार या डी गोविंद राजुलू चिंतला। तो करंट जो नाबार्ड के चेयरमैन हैं, अभी 2020 में ही चेंज हुए हैं और ये अपडेटेड क्वेश्चन ही है, तो वो है गोविंद राजुलू चिंतला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कब से नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं? विद इफेक्ट फ्रॉम 27 मई 2020। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NABARD was established on the recommendation of, again very very important question, इतने एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैं आपको इनिशियली बताने वाली थी, लेकिन मुझे पता था मैंने इस पर क्वेश्चन डाला हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपसे डिस्कस नहीं किया था। कि हमें ये तो पता है 1982 में नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ, हमें ये भी पता है कि वो जिस एक्ट के तहत हुआ वो 1981 का है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि वो किस पीएम को समर्पित क्यों हुआ, इंदिरा गांधी को हुआ। हमें ये भी पता है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में है। ये सब क्लियर है, हमें ये सारी चीजें पता है। हमें ये भी पता है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर, कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें रिकमेंडेशन थी कि नाबार्ड की स्थापना हो, वो कौन सी कमेटी थी? शिवरमन कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, कुमार मंगलम कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिवरमन कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे नाबार्ड जो है उसको स्टेब्लिश किया गया इन 1982। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following promoted the concept of self-help group for financing the poor?
ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आए ना, तो नाबार्ड को ही हमेशा याद करना। नाबार्ड का फोकस था सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर। सेल्फ, अब पहले तो ये समझो कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टर्म है ये होता क्या है। एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। 10 से कुछ 25-30 तक लगभग इसके अंदर लोग होते हैं, ठीक है, जिनका आप ये कह सकते हो बैकग्राउंड सिमिलर है, सोशली, इकोनॉमिकली, और एक कॉमन गोल है, ठीक है। उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि सबकी डेवलपमेंट एक साथ होगी, एक कॉमन गोल की तरफ वो जा रहे हैं। वो यूजुअली जो ये ग्रुप होते हैं ये पुअर वुमेन के होते हैं। अब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इन लोगों की सहायता करनी है, ये नाबार्ड ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्रमोट किया। और वो इन लोगों के लिए अलग से आप ये कह सकते हो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, तो ये नाबार्ड के थ्रू किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे और भी बहुत अच्छा है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी सारी आप ये कह सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी और वुमेन के लिए भी स्पेशली, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए काफी सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं। जैसे आप ये कह सकते हो प्रमोशन ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, हाँ ये दो स्कीम्स यहाँ पे मेंशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम जो अनाउंस की हुई है, जो नाबार्ड है वो इनकी स्टैब्लिशमेंट में और इनको इम्प्लीमेंट करने में भी गवर्नमेंट की हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है उसका सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है और अभी 2020 में ही लॉन्च हुई है ये स्कीम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहले तो क्वेश्चन थोड़ा समझो, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर थी, उस लॉन्च हुई है 2020 में, मेनली कोविड क्राइसिस की वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इस स्कीम के कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा पॉइंट इस स्कीम से रिलेटेड इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ये मीडियम से लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस करती है। Second point, all loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit. Third, credit guarantee coverage, जो credit guarantee coverage है will be available, वो available है for eligible borrowers. 1 lakh crore will be provided by bank and financial institution as loan to primary agriculture credit society. कितना? 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा बैंक या और कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके थ्रू, किसे? जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है। लास्ट पॉइंट, ये जो स्कीम है ये ऑपरेशनल है फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस। अब स्टार्टिंग तो इसकी ठीक है 2020 में ही लॉन्च हुई है, लेकिन ये इसका एंडिंग पीरियड है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है। द थिंग इज कि स्टार्टिंग के जो 4 ABCD 4 ऑप्शन थे, चारों करेक्ट है। जो ये स्कीम है ये मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ही है, बट ये जो स्कीम आई है ना, इसका जो ऑपरेशनल पीरियड है वो 13 साल का है। तो जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, बट करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन ई होगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्कीम है कोविड क्राइसिस की रिस्पॉन्स के लिए, कि पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, मीडियम से लॉन्ग टर्म फैसिलिटी ही है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 13 साल का है, विच मीन्स कि अगर ये 2020 से स्टार्ट हुआ है तो ये 2032 से 2033 तक जाएगा। तो ऑप्शन ई जो था वो इनकरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड है
इसकी पार्टनरशिप है एक यूरोपियन कंट्री के साथ, ठीक है, फॉर फूड सिक्योरिटी या क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हो। मेनली वो उसका जो मेन है वो यही है कि सॉइल को प्रोटेक्ट करना है और फूड सिक्योरिटी को बेटर प्रमोट करना है, ठीक है। तो वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है, हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखो, जर्मन, फ्रांस, स्पेन या फिर इटली। तो मैं आपको पहले इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जर्मनी के साथ नाबार्ड की ये पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन है। अब इसे समझो कैसे। जो जर्मन की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि आप ये कह सकते हो भूखमरी पूरे वर्ल्ड से मिटानी है, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ सबसे ज्यादा नीड है इसे प्रमोट करने की, ठीक है। उस इनिशिएटिव का नाम है वन वर्ल्ड नो हंगर, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के लिए जर्मनी ने चूज किया इंडिया को। और इंडिया से कौन हेल्प कर रहा है इस प्रोग्राम में, जर्मनी की नाबार्ड। दो मेजर प्रोग्राम है इस इनिशिएटिव के अंदर, पहला सॉइल कंजर्वेशन और दूसरा रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड फॉर फूड सिक्योरिटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉल्ड। नाबार्ड की तरफ से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, ई शक्ति, ई समृद्धि, ई शांति या ई संरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ई शक्ति। ये नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट है ई शक्ति, जिसके थ्रू जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको नाबार्ड जो है वो डिजिटलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। कि वो बेटर इन्फॉर्म्ड, आप ये कह सकते हो, जो क्रेडिट डिसीजंस हैं वो बेटर तरीके से ले पाए with the use of management information system। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज 100% CSR कंपनी। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं नहीं बताऊंगी, आप ये लोग आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है क्या। आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि चार हमें नीचे गिवन है एजेंसीज, उसमें से हमें बताना है कि 100% CSR कंपनी कौन सी है, किसे माना जाता है। स्मॉल डेवलपमेंट बैंक को, नाबार्ड या रीजनल रूरल बैंक या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर नाबार्ड है। नाबार्ड को 100% CSR कंपनी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू इम्प्रूव वेजेस फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, जो भी अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब जो शहर की आबादी है, उनकी वेजेस को इंक्रीज करना। टू वर्क ऑन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, वहां से बेरोजगारी को खत्म करना। टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे और बेटर करना, इम्प्रूव करना। या फिर जो ग्रामीण लोग हैं या आबादी है उनकी वेजेस को बढ़ाना, इम्प्रूव करना। अब देखो रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, अर्बन एंड रूरल दो एक पोल्स अपार्ट टर्म्स है ना। अर्बन अलग है, रूरल अलग है। तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें वो चीजें इंक्लूड करेंगे जो रूरल एरिया को डेवलप करेगी, वहाँ के लोगों को डेवलप करेगी, राइट। मतलब वहाँ से बेरोजगारी खत्म करना, वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे रेस करना, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी को बेटर तरीके से प्रोवाइड करना और बेटर स्कीम्स वहाँ के लिए निकालना, क्रेडिट उनके लिए इजीली असेसिबल हो, और जो वहाँ के लोग हैं जो उनकी वेजेस है उसको इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना, बेसिकली कुछ भी ऐसा करना जिससे एक रूरल और अर्बन के बीच का एक गैप होता है वो कम हो जाए, रूरल एरिया डेवलप हो जाए और अर्बन जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको कैच करने का, जो उनके बीच का गैप है उसको कम करना है। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट हमसे पूछा गया है।
तो ऑप्शन ए, क्योंकि ये अर्बन से रिलेटेड है। चलिए तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड, ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल में डैश शामिल है। क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हो, जैसे हमने कुछ अभी डिस्कस भी करे पीछे। ऑप्शंस देखो, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, सेटिंग अप फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो हम काफी लोगों को क्लियर ही है कि आंसर डी ही होगा, क्योंकि देखो रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, तो उसका मतलब यही है कि कैसे उनको बेटर तरीके से फाइनेंसेस प्रोवाइड कर पाओ, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स हों, एग्रीकल्चर रिसर्च की फैसिलिटीज़ को सेटअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च होगी उतने ज़्यादा बेटर हम मेथड्स और आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स को फाइंड आउट कर पाएंगे कि जितना बेटर तरीके से रिसर्च होगी उतना बेटर हमें इनिशिएटिव्स मिलेंगे कि उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप होगा, राइट। और रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो और फ्लरिश करेंगी। वहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज होगा अगर बेटर स्कूल्स होंगे, बेटर हॉस्पिटल्स होंगे, बेटर रोड्स होंगी, ड्रेनेज सिस्टम बेटर होगा, क्योंकि अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी तभी तो वो रूरल डेवलपमेंट ओवरऑल कहलाएगी ना। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम सम अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।